गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आज का जो हमारा विषय है वो सहभागी विधियों के प्रकार और गतिविधि आधारित विधियों पर आधारित है। अब इस विषय के हम उद्देश्यों को देखेंगे। सबसे पहले इस इकाई के अध्ययन के पश्चात हम समूहों को परिभाषित करने के योग्य बन सकेंगे, समूहों के निर्माण की प्रक्रिया को व्यक्त करने के योग्य बन सकेंगे, स्व सहायता समूहों को परिभाषित करने के योग्य बन सकेंगे, स्व सहायता समूहों की भूमिका को समझने के योग्य बन सकेंगे, सहभागिता परक अध्ययन विधियों की पहचान करने के योग्य बन सकेंगे, लघु समूह प्रशिक्षण की स्थितियों में PALM के प्रयोग के तरीकों की पहचान कर जिन स्थितियों में सहभागिता परक अध्ययन की विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, उन स्थितियों की पहचान करने के योग्य बन सकेंगे। ये हमारे इस विषय से संबंधित, सहभागिता से संबंधित हमारे उद्देश्य हैं जो कि हमें इस विषय में पूरे करने हैं। इन उद्देश्यों को हम पूरा करते हुए चलेंगे। अब यहाँ सहभागिता की जब हम बात करते हैं तो सहभागिता से हमारा तात्पर्य, इसकी यदि हम देखें प्रस्तावना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सहभागी शिक्षण है, सहभागी शिक्षण क्या है, सहभागी शिक्षण की आवश्यकता क्या है, सहभागी शिक्षण का अर्थ क्या है। अब हम इन्हीं चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्राचीन काल से ही शिक्षा में शिक्षण प्रक्रिया का संबंध दो पक्षों में रहा है। इसमें प्रथम पक्ष शिक्षा प्रदान करने वाला होता है, जिसे गुरु के नाम से जानते हैं, और वर्तमान में उसको शिक्षक के नाम से जाना जाता है। ये हम देख रहे हैं कि प्राचीन काल में जब शिक्षण कार्य होता था तो हम गुरु कहा करते थे, जो भी हमें शिक्षा प्रदान करने वाला है तो उसे हम गुरु कहते थे, लेकिन वर्तमान में उसको शिक्षक का नाम दे दिया गया है। और इसका यदि दूसरा पक्ष देखते हैं तो शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है, दूसरा पक्ष शिक्षा ग्रहण करने वाला है, जिसे प्राचीन काल में शिष्य तथा वर्तमान समय में छात्र के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों पक्षों के मध्य ही शिक्षण व्यवस्था के ताने बाने को बुना जाता है। हम ये देखते हैं कि जो प्राचीन काल में इन शिक्षा ग्रहण करने वालों को शिष्य कहा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे वर्तमान काल में आते आते इनको हम छात्र के नाम से जानने लगे। और इन दोनों के मध्य, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जब शिक्षण व्यवस्था का ताना बाना बुना जाता है, जब इनकी शिक्षण व्यवस्था चलती है, तो हम इसे सहभागिता का नाम देते हैं। अब दोनों ही शिक्षण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। अगर हम देखें कि हम कक्षा में हैं और हमारा शिक्षक हमें पढ़ा रहा है और वहाँ विद्यार्थी नहीं है, तो फिर वो शिक्षण व्यवस्था बेकार है। और यदि विद्यार्थी है और हमारा जो शिक्षक है वो अच्छी तरह से हमें नहीं शिक्षा ग्रहण करवा पा रहा है, तो फिर यहाँ भी शिक्षण व्यवस्था प्रभावशाली नहीं होगी। तो यहाँ दोनों का ही सक्रिय रहना, सहभागी होना अनिवार्य माना जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए प्राचीन काल में शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की आचार संहिता बनाई जाती है। अब आचार संहिता से तात्पर्य है कि जो भी कार्य शिक्षक और शिक्षार्थी के सहयोग से होना है, उसके लिए वहां पर उन्हें बता दिया जाता है कि ये कार्य आपका है
और ये काम आपका है और उसे आपको इतने समय में ही पूरा करना है। तो उसी हिसाब से उन दोनों को अपना-अपना कार्य करना होता है, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बन सके। अब इस सहयोग के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। अब इतने सब के बाद हम वर्तमान स्थिति को यदि देखते हैं, तो वर्तमान समय में इस प्रक्रिया को सौभाग्य शिक्षण के रूप में माना जाता है, जाना गया है। अब इस शिक्षण में वर्तमान में शिक्षा की अवधारणा का उदय हुआ, जिसमें यह निश्चित किया गया कि शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक एवं छात्र दोनों की ही सहभागिता आवश्यक है। इसके विपरीत स्थिति में शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगी। अब हम ये सिद्ध कर सकते हैं, वर्तमान समय में इसे अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो सहभागिता पर आधारित है, क्योंकि वर्तमान समय में हम जब तक शिक्षक और शिक्षार्थी का सहयोग नहीं होगा, सहभागिता नहीं होगी, तब तक हम ये देख रहे हैं कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रभावशाली नहीं होती है। और यदि शिक्षण प्रक्रिया हमारी प्रभावशाली नहीं होगी, तो फिर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अपना विपरीत असर दिखाएगी। तो इसलिए हमें जो वर्तमान में ये शिक्षा व्यवस्था है सहभागिता वाली, वो बहुत लाभदायक सिद्ध हो रही है। अब सहभागिता शिक्षण का अर्थ हम देखें, तो सहभागी शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से लिया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि एक शिक्षक। सहभागिता में हम इसका अर्थ लें तो शिक्षक और शिक्षार्थी की सहभागिता हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि यदि शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, तो शिक्षार्थी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि शिक्षक। हम मानते हैं कि शिक्षक का जो भूमिका है वो थोड़ा सा ज्यादा होती है। कक्षा में उसे शिक्षार्थी को भली भांति पढ़ाना होता है और ये भी जांचना होता है कि शिक्षार्थी को समझ में आया या नहीं। तो फिर उसकी सहभागिता भी लेनी होती है। प्रश्नों के आधार पर कई तरीके से जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी की सहभागिता को जांचता है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण के लिए एक शिक्षक कक्षा में पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य कर रहा है। वह छात्रों से प्रश्न पूछकर, श्यामपट्ट पर लेखन करवाकर, पाठ को पढ़वाकर एवं पृष्ठ पोषण प्रदान करके उनका सहयोग प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि शिक्षक अपने मनोयोग से पढ़ा रहा है, शिक्षा कार्य बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन जो छात्र हैं, यदि उनसे शिक्षक कुछ प्रश्न पूछता है या श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करवाता है, तो यदि उसमें शिक्षार्थी अपना पूरा योगदान न दे, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगा। और श्यामपट्ट पर यदि लेखन कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं या पूछने पर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हमारा जो शिक्षक है वो एक इतने मनोयोग से पढ़ाते हुए भी उसका मनोयोग कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, लेकिन शिक्षार्थी जो है वो इतना उसको सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं, सहभागी शिक्षण के आधार पर पाठ को जो पढ़वाकर एवं पृष्ठ पोषण भी उसका दिया
जा सकता है, तो उसका सहयोग भी प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब हमारे जो सहभागी शिक्षण के सामान्य अर्थ है, वो हमें आराम से समझ में अच्छे तरीके से आ गया है कि शिक्षक और शिक्षार्थी की सहभागिता आवश्यक होगी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि दोनों पक्ष, शिक्षक का पक्ष और शिक्षार्थी का पक्ष, शिक्षण प्रक्रिया में एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। शिक्षक प्रश्न पूछता है तो छात्र उसका उत्तर देता है। जब भी हम पाठ योजना का योजना बनाते हैं, शिक्षक जब योजना बनाता है और उसको पढ़ाने के लिए कक्षा में जाता है, तो वो ये सारी चीज़ें देख कर जाता है कि क्या वहाँ शिक्षार्थी का भी सहयोग होगा या नहीं। तो उसमें वो वहाँ अपने कथन के अलावा प्रश्नों को भी शामिल करता है। प्रश्न शामिल होंगे तो छात्रों का भी सहयोग होगा, छात्र उसका उत्तर देंगे, तो वहाँ क्या हुआ, दोनों की सहभागिता निश्चित हो जाती है। अब शिक्षक निर्देश देता है तो छात्र उसका पालन करता है। यहाँ दोनों की सहभागिता देखी जा रही है और शिक्षक पाठ को अच्छी तरह से समझाने के लिए गतिविधियां भी करता है, जैसे फ्लैश कार्ड दिखाएगा, चार्ट पेपर पर चित्र के माध्यम से पढ़ाएगा, शाम पट पर अभ्यास कार्य के द्वारा पढ़ाएगा, नाटक, मंचन आदि कराकर अपने शिक्षण को रोचक, वास्तविकता से युक्त बनाता है। वहां ये लगता है कि जो शिक्षण चल रहा है वो वास्तविक रूप में बच्चों के सामने आ रहा है। शिक्षार्थी बड़े ही रुचि लेकर उस शिक्षण को समझते हैं और वो शिक्षण प्राप्त करते हैं। तो इसी तरीके से यदि शिक्षक अपनी कक्षा में इन गतिविधियों के माध्यम से पढ़ा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी अपना योगदान दे रहा है और शिक्षार्थी भी अपना योगदान दे रहे होते हैं। चार्ट पेपर दिखाकर पढ़ा रहा है, चित्र से पढ़ा रहा है, तो वहां उसमें जो अभ्यास कार्य है, शिक्षक शाम पट पर देकर उन बच्चों से प्रश्न पूछ सकता है और यदि बच्चे बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो शिक्षक को समझ जाना चाहिए कि शिक्षक और छात्र की जो सहभागिता है वो बड़े ही रोचक ढंग से चल रही है। अब हमारे जो सहभागिता शिक्षण की परिभाषाएं बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे शिक्षाविद हैं, उन्होंने दी हैं। एक एक कर हम उनको देखेंगे। सहभागी शिक्षण की जो परिभाषाएं हैं, सबसे पहले प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे के शब्दों में, सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनती है। तो प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे ने अपने शब्दों में इस बात को कहा है कि जो सहभागिता शिक्षण है उसका आशय इस तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी उनकी पूर्ण तरीके से जो सहभागिता है वो निश्चित होती है तथा सहभागिता के द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनती है। जो भी उद्देश्य लेकर चल रहा है शिक्षक, जो भी कक्षा में पढ़ाने जा रहा है, वो यदि बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है, उसमें बच्चे अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो फिर कक्षा भी प्रभावशाली होगी, शिक्षण भी प्रभावशाली होगा और जो सहभागिता है शिक्षक और छात्र की वो भी प्रभावशाली सिद्ध होगी। अब श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार
शर्मा ने कहा है कि जिस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का सहयोग प्राप्त करके उसे यह अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पक्ष है, वह सहभागी शिक्षण कहलाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया में, जिस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का सहयोग प्राप्त करके उसे यह अनुभव कराया जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का सहयोग बहुत जरूरी है और शिक्षार्थी के बिना शिक्षण प्रक्रिया अधूरी है। अगर हम शिक्षार्थी को इस तरीके से कहें, बताएं तो हम ये उनको अनुभव करा रहे हैं कि भाई यदि आप अपना सहयोग नहीं देंगे या आप कक्षा में नहीं अच्छा अपना सहयोग देंगे तो ये शिक्षण प्रक्रिया बेकार हो जाएगी। तो शिक्षण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पक्ष रखती है और जहाँ सहभागिता का शिक्षण चल रहा है वहाँ ये शिक्षण व्यवस्था प्रभावशाली बन जाती है। तो हमें ये इस बात का अनुभव कराना होगा, ये बात शिक्षार्थियों को, शिक्षकों को अनुभव करानी होगी कि आप दोनों के सहयोग के बिना शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होगी। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र के मध्य एक शैक्षिक संबंध बन जाता है। शैक्षिक संबंध इस तरीके से बन जाता है कि शिक्षक को जो पढ़ाना है वो शिक्षक पढ़ा रहा है और छात्र उसे रुचि पूर्वक सुन रहे हैं और गतिविधि को पूर्ण करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर गतिविधि, कोई भी शिक्षक जब अपनी कक्षा में पढ़ाने जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ गतिविधि अपनी करता रहता है, प्रश्न पूछ रहा है या कोई चित्र दिखा रहा है, मानचित्र से पढ़ा रहा है, कोई ना कोई गतिविधि वो करता है और छात्र भी उस गतिविधि का प्रत्युत्तर देते हैं और समझते हैं। यदि शिक्षक प्रश्न कर रहा है तो वो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो इस तरीके से जो ज्ञान है वो पूर्ण तरीके से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहाँ अगर दोनों का ही कुछ एक तरफ का अधूरा या कम सहयोग होगा वहीं हमारी शिक्षण प्रक्रिया बेकार हो जाएगी या असहयोग वाली कहलाएगी। और यहाँ हम जब सहभागिता की बात कर रहे हैं तो दोनों का ही सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अगले हम इतनी सहभागिता का अर्थ परिभाषाएं देखते हुए हम इसमें ये सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे बहुत सारे सहभागिता से संबंधित जो उद्देश्य हैं वो किस प्रकार पूरे हो रहे हैं। जब हम दोनों के सहयोग के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था पूरी करेंगे तो बहुत सारे हमारे उद्देश्य भी पूरे हो जाएंगे। उद्देश्यों को हम यदि देखें तो सहभागी शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। विषय वस्तु की प्रस्तुति को सरल एवं बोधगम्य में बनाने के लिए, अगर शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए अपनी बहुत सारी सामग्री के साथ पहुंचता है तो विषय वस्तु की जो प्रस्तुति है वो एक सरल बन जाती है और बोधगम्य भी होती है, उसे बच्चे बहुत अच्छे से समझ भी लेते हैं। तो इसलिए जो विषय वस्तु की प्रस्तुति है वो कहीं ना कहीं सहभागिता शिक्षण से बोधगम्य और सरल बन जाती है। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि छात्रों में चिंतन, मनन, कल्पना, तर्क, जिज्ञासा आदि प्रवृत्तियों का विकास होता है। अब छात्र जब शिक्षक प्रश्न करेगा या शिक्षक किसी चित्र के बारे में पूछ रहा है तो वहां छात्रों को चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा,
कल्पना से, तर्क से वो अपनी जिज्ञासा के आधार पर उसका उत्तर देगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इन प्रवृत्तियों के कारण ही छात्रों में जो सर्वांगीण विकास है, जो उसका चहुमुखी विकास है, वो पूरा हो जाता है। उसकी सारी इंद्रियां उसमें काम में आती हैं। छात्रों का चहुमुखी विकास करना, चहुमुखी विकास से तात्पर्य है कि सर्वांगीण विकास संभव हो जाता है। उसकी जितनी भी इंद्रियां हैं, हाथ हैं, वो काम करने में उसके काम आ रहे हैं, आंखों से वो देख रहा है, कानों से वो उस चीज को सुन रहा है। तो जितनी भी उसकी एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं, वो उसकी शुरू हो जाती हैं और इसलिए उनकी सहभागिता से इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। अब विषय वस्तु को छात्रों के मानसिक अनुकूल बनाना, विषय वस्तु छात्रों के मानसिकता के अनुकूल ही होनी चाहिए और होती भी है। जब शिक्षक कक्षा में जाता है तो वो अपनी विषय वस्तु के अनुसार ही छात्रों को शिक्षा ग्रहण करवाता है और विषय वस्तु के आधार पर ही छात्रों के को उसके अनुकूल बनाता है। विषय वस्तु को छात्रों के अनुकूल हो जाती है। अब जितनी भी वो गतिविधियां वहां करता है, जितना भी सहयोग कर रहा है, उससे छात्रों की भी मानसिक जो अनुकूलन है वो बना रहता है। अब शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही क्रियाशील बनाना, छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान करना। जब हम सहभागिता की उद्देश्यों की बात कर रहे हैं तो इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों की ही क्रियाशील बनना आवश्यक होगा और उन दोनों के क्रियाशील होने पर छात्रों का क्या होगा? छात्रों को स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी आराम से जो वो उसने की है। जब खुद इंसान काम करता है तो उसके दिमाग से वो काम होता है और दिमाग में वो चीज स्थायी रूप से घर कर जाती है। तो इसीलिए दोनों के सहयोग के कारण, क्रियाओं के कारण वो एक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब कक्षा के वातावरण को रुचिकर एवं आनंददायी बनाना, कक्षा का जो वातावरण है उसे भी रुचिकर बनाता है और आनंददायी बनाता है। तो इसी कारण से जो कक्षा का वातावरण है वो रुचिकर, आनंदमय हो जाता है। अब अगला है इसमें छात्रों को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ना। पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने से तात्पर्य है कि जो पाठ्यक्रम होगा उसमें जो उनका विषय वस्तु होगी वो शामिल होती है। तो अगर वो विषय वस्तु के आधार पर पढ़ा रहा है, अपने सिलेबस के आधार पर पढ़ा रहा है, तो फिर अपने आप ही वो पाठ्यक्रम से जुड़ता हुआ चला जाता है। और पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं भी शामिल होती हैं। वो कभी अलग प्रकार की एक्टिविटी करा रहा है, अलग प्रकार की क्रियाएं करा रहा है, तो हो सकता है फिर वो पाठ्यक्रम में हो और छात्र पाठ्यक्रम से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो सहभागी शिक्षण है उसका उद्देश्य बहुत कुछ हमें सिखा रहा होता है। अब यहाँ उद्देश्यों के बाद सहभागी शिक्षण हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप। अब सहभागी शिक्षण के साथ हम कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप हैं जो हम कर सकते हैं? श्याम पट पर शब्दों का मिलान करना तथा चित्र बनवाने इत्यादि। कहानी, नाटक का मंचन छात्रों की सहभागिता के से यथा छात्रों को कहानी, नाटक का पात्र बनाकर वो पात्रों में संवाद बुलाकर किया जाता है
और सहभागिता के क्रियाकलापों में समूह में विभाजित कर विषयगत जानकारी प्राप्त करना। इनको समूहों में बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है और जो भी विषयगत जानकारी है वो प्राप्त करवाई जाती है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो सहभागी शिक्षण है उसमें कई प्रकार के क्रियाकलाप हमारे सामने आ रहे हैं। शामपट पर शब्दों का मिलान करना तथा चित्र बनवाने इत्यादि। कभी-कभी शिक्षक इस तरीके की एक्टिविटी भी करवाता है कि शामपट पर बच्चों को बुलाकर कई शब्द वहां लिख देता है, अब इनका मिलान कीजिए। तो फिर बच्चे उनका मिलान करते हैं। चित्र भी बनवाता है कि अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, तो इसका कोई चित्र बनाकर दिखाइए। तो उसी तरीके से छात्र भी अपनी सहभागिता देते चले जाते हैं। कहानी, नाटक, मंच छात्रों की सहभागिता से यथा छात्रों को कहानी, नाटक का पात्र बनाकर वह पात्रों में संवाद बुलाकर समूह में विभाजित कर विषयगत जानकारी प्राप्त करवाना। अब यहाँ कहानी भी सुनाता है शिक्षक, नाटक का मंचन भी करता है। एक छोटा सा नाटक ले लिया, अगर आपके उसकी पुस्तक में है, बच्चे की शिक्षार्थी की पुस्तक में नाटक है, तो वो नाटक का मंचन भी वहीं करवा सकता है। 2-3 जितने भी पात्र हैं उन पात्रों के आधार पर कक्षा में शिक्षार्थियों को खड़ा करके एक एक रोल उनको दे दिया जाए और वो उसको पूरी तरीके से निभाकर पूरा पाठ कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके की ये छात्रों की सहभागिता ही हुई जो कि शिक्षक की सहभागिता के साथ जुड़ जाती है। अब छात्रों को कहानी सुनाने के लिए भी कह सकते हैं, शिक्षक तो सुना ही रहा है, लेकिन शिक्षक ये कह सकता है कि मैंने जो आपको कहानी सुनाई है या ये पढ़ाई है, इसके आधार पर ही यदि आपको कोई छोटी कहानी आती हो तो फिर आप उसे सुना सकते हैं। अब नाटक का पात्र बनाकर वो पात्रों में संवाद बुलाकर भी हम इस सहभागिता विधि को पूरा कर सकते हैं। समूह में विभाजित कर विषयगत जानकारी प्राप्त करना। अगर हम ये देखते हैं कि हम बहुत बड़ी हमारी कक्षा है, हम एक-एक बच्चे पर किस प्रकार से ध्यान दें, तो हम उन्हें समूह में विभक्त कर देते हैं। तो विषय के माध्यम से हम ये जानकारी समूह में दे सकते हैं कि इस समूह को ये टॉपिक पूरा करना है, इस समूह को ये टॉपिक करना है। तो इस आधार पर हमारा पूरा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाता है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो शिक्षण हेतु क्रियाकलाप है उसके बाद बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिन पर हम सहभागिता शिक्षण को रख सकते हैं। अब क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण। अब ये क्रियाओं के आधारित जो शिक्षण है वो किस प्रकार से पूरा होता है। तो क्रिया परक विधि का अर्थ है छात्र का अपनी स्वयं की प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। जो भी स्वयं की प्रक्रिया है उसके अनुसार ही ज्ञान प्राप्त करने को मिलता है। अब क्रिया परक विधि का अर्थ इन्होंने ये लिया कि छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगला आता है छात्र की क्रिया से तात्पर्य है कि जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है उसको पूर्ण करने में इसका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। जब भी हम छात्र की क्रिया की बात करते हैं तो वहां ये क्रिया का उद्देश्य इस तरीके से पूर्ण हो जाता है कि कक्षा में यदि कोई ऐसा
एक्टिविटी करवाई जा रही है, उसको पूर्ण करने में उसका शारीरिक भी और मानसिक भी दोनों प्रकार की क्रियाशीलता चलती रहती है, और दोनों ही प्रकार का उसका जो मस्तिष्क है वो इस तरीके से काम करने लग जाता है। उन सभी क्रियाओं के द्वारा जिसमें बच्चे रुचिपूर्वक, जिज्ञासा को, लगन तथा मनोयोग से सक्रिय रहकर कार्य करते हुए सीखते हैं, गतिविधि कहलाती है। अब हम ये देख रहे हैं कि उन सभी क्रियाओं को, सारी क्रियाएं जिनमें बच्चे रुचि पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, लगन तथा मनोयोग से जब सक्रिय रहकर कार्य करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गतिविधि जो है वो पूर्ण होती है, और वो क्रिया क्या कहलाएगी? गतिविधि क्रिया कहलाती है। अगला हमारा गतिविधि से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनकी सहायता से शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को कक्षा में रोचक एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाए तथा बच्चे उसमें रुचि ले। जो छात्र हैं वो अपनी गतिविधि से, उनका ये तात्पर्य होता है कि उन सभी क्रियाओं से जिनकी सहायता से शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को कक्षा में रोचक एवं प्रगतिशील, प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा तथा बच्चे उनमें रुचि लेंगे। तो इस आधार पर ये जो गतिविधि आधारित शिक्षण है वो भी हमारा दिखाई देता है। अब अगला आता है हमारे सामने गतिविधि का शिक्षण श्रेणीकरण। शारीरिक गतिविधि, शारीरिक गतिविधि में कदम ताल, पीटी, हाथ ऊपर नीचे करना, उछल कूद करना, ये सारी चीजें किस में आ गई? शारीरिक गतिविधि में। तो गतिविधि की जो श्रेणी है वो यहाँ बना दी गई है। पहली शारीरिक गतिविधि, जिसमें हम परेड कह सकते हैं, जिसमें कदम ताल होती है, जो परेड करते हैं बच्चे, वो है। फिर पीटी कह सकते हैं, और ऊपर नीचे हाथ करना, इस तरीके की एक्सरसाइज जो बना दी गई हैं वो करना। उछल कूद करना, कई एक्टिविटी ऐसी हैं जिनमें बच्चा उछल कूद करता है, तो ये सारी किससे संबंधित हो गई? ये सारी शारीरिक गतिविधि से संबंधित है। अब हम देखते हैं मानसिक गतिविधि। मानसिक गतिविधि में चिंतन, मनन, तर्क, वार्तालाप, पहेली पूछना, लेखन करना, भाषण देना आदि आता है। अब इन गतिविधियों को हम किस उसमें देखेंगे? मानसिक तौर पर हमारी जो मानसिक व्यवस्था है वो किस तरीके से इसमें काम करेगी। चिंतन करेगी, मनन करेगी, तर्क करेगी, वार्तालाप करके, पहेली पूछकर, एक दूसरे से पहेली पूछकर भी कर सकते हैं, लेखन करवाना, भाषण देना। इसमें हम मानसिक गतिविधि में भाषण देने में ये देखते हैं कि किस प्रकार का बच्चे ने उस विषय पर आधारित भाषण दिया है, तो हम कहीं ना कहीं उसके मानसिक गतिविधि को भी तैयार कर रहे हैं। अब शारीरिक एवं मानसिक दोनों, शारीरिक एवं मानसिक में दोनों पशु और पक्षी का सहयोग लेते हैं, आगे या पीछे कूदना आदि। इसमें बहुत ही रुचिपूर्ण बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें कि शारीरिक भी और मानसिक भी दोनों प्रकार की गतिविधियां काम में आती हैं। यहाँ हम बात करते हैं गतिविधियों से आधारित श्रेणी के बाद हम बात करेंगे इन गतिविधियों की गतिविधि आधारित विज्ञान शिक्षण। इसमें हर शिक्षण में गतिविधि के आधारित शिक्षण हो सकता है, सहभागिता पर आधारित शिक्षण हो सकता है,
परंतु गतिविधि आधारित जो विज्ञान शिक्षण है, उसमें अधिक माना जाता है। अतीत से ही मानव जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। हम पहले से देखें तो हमें ये पता है कि जो मानव है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। उसे कोई बात बताई जाती है तो वो इतने आराम से नहीं देखता सुनता, वो उसके लिए और प्रश्न तैयार रखता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो वहां उन्होंने ये कहा है कि जो मानव है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति रह गया है। अब इसमें अतीत से जो किसी भी चीज को जानना व उसके बारे में समझने से अधिक उपयुक्त उपयुक्त उसको करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। जैसा कहा भी गया है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जब कोई भी बालक है वो खुद करके चीजों को सीख रहा है तो फिर उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और उसका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो भी अच्छी तरीके से होगा। तो ये एक इन्होंने इंग्लिश की कहावत को यहाँ कोट किया है कि लर्निंग बाय डूइंग, करने के साथ साथ हम सीखते चलते हैं। तो कई एक्टिविटी ऐसी हैं, कई क्रियाएं ऐसी हैं करके सीखने वाली, तो हम उसमें करके सीखते चलते हैं। अब अगला आता है हमारा, किसी भी कार्य को किसी गतिविधि के आधार पर विद्यार्थी जितना अच्छी प्रकार से सीख पाता है। अगर हम किसी भी चीज को व्याख्या के तौर पर पढ़ें तो हमें उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी, और यदि हम उसे किसी एक्टिविटी के तौर पर, गतिविधि के आधार पर पढ़ते हैं तो फिर वो हमारी गतिविधि बहुत अच्छी रहेगी। अब हमें सीखना बच्चों की स्वाभाविक पद्धति है। सीखने से हम तात्पर्य ये लगा रहे हैं कि सीखना बच्चों की स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे चीजों को मोटे तौर पर देखते हैं, उनको उलटते पलटते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उनका इस्तेमाल करके कई सारी बातें सीख लेते हैं। बच्चे अपने आप में ही अगर एक्टिव है तो वो बहुत कुछ अपने आप ही सीख सकते हैं, क्योंकि वहां वो अपने आप उन चीजों को देख रहे हैं और उनको देखने के बाद सारी उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो उन्हें सिखाई जाए और सारी बातें वो सीख भी लेते हैं, जिसे कोई भी किया गया कार्य मानव हृदय पटल पर अमिट छाप छोड़ता है। जब बच्चे इतने आराम से अपना कार्य को कर रहे हैं तो कोई भी कार्य जो किया गया है मानव के हृदय पटल पर अमिट छाप छोड़ता है। वो एकदम स्थायी ज्ञान के रूप में हो जाता है। और किसी भी कार्य के लिए 3H की कुशलता होना जरूरी है। 3 जो H हैं उनकी कुशलता होना अत्यंत आवश्यक है। हेड, हार्ट एंड हैंड, ये तीनों चीजें काम में आती हैं। किसी भी काम को करने के लिए इन तीनों चीजों की कार्य कुशलता आवश्यक होती है। इसमें बालक की शारीरिक व मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है। बालक अपने बौद्धिक स्तर से गतिविधि करके अधिगम करता है। बालक जो भी कर रहा है वो अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार कर रहा है। उसकी जो गतिविधि है वो करके सीखने वाली गतिविधियां हैं और गतिविधि से उसके कलात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक सभी ज्ञानों में वृद्धि होती है। उसमें कलात्मकता का देखें तो कला के आधार पर उसमें बहुत सी चीजें सीख ली होती है। इधर चित्रात्मकता के आधार पर अगर वो शिक्षक उन्हें चित्र दिखाकर समझा रहा है तो वो उसमें चित्र के आधार पर भी सीखते हैं।
और भावात्मक भी आधार पर सीखते हैं, कौशलात्मक सभी ज्ञान में उनके वृद्धि हो जाती है। तो ये एक प्रकार से बहुत सारे उद्देश्य पूरे करके गतिविधि आधारित जो शिक्षण है वो किया जाता है। अगला हमारे सामने है गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा छात्र अपना मूल्यांकन और अधिक आसान बना लेता है। वो अगर जितना ज्यादा गतिविधि में लगा रहेगा, शिक्षक उस पर उतना ही ज्यादा ध्यान देगा और इसमें छात्र एवं अध्यापक दोनों मिलकर गतिविधि करते हैं। इससे शिक्षक को भी अध्यापक को भी पता रहता है कि वो छात्र मेरे साथ ही गतिविधि कर रहा था और किस प्रकार से गतिविधि में पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे क्रियात्मकता, सक्रियता व सजगता बनी रहती है। हर प्रकार की जो उद्देश्य है वो उसमें पूरा वो करता है और सरसता का वातावरण बना रहता है। तो उसमें शिक्षक भी लगा हुआ है, छात्र भी लगे हुए हैं, तो रुचि बनती है और विद्यार्थी पढ़ाई को बोझिल एवं उबाऊ नहीं समझते। उनको लगता है कि हमारी जो शिक्षा है वो बोझिल नहीं है, हम उसे रुचिपूर्ण सीख रहे हैं और वो जो शिक्षण है वो उबाऊ नहीं होता, फिर वो शिक्षण एक प्रभावशाली शिक्षण हो जाता है। एक इंद्रियकरण ज्ञान सक्रिय और स्थायी होता है। इसमें यही कहा गया है कि जो भी गतिविधि आधारित शिक्षण है वो जो सक्रिय शिक्षण है उसका जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं स्थायी ज्ञान होता है। अब हमारे सामने ये एक चित्र प्रस्तुत है। उस चित्र में हमें ज्ञान पर आधारित ये बताया जा रहा है कि 4 प्रकार से हम इस शिक्षण को ग्रहण कर रहे हैं। अनुभव के आधार पर, हमारे चिंतन विश्लेषण के आधार पर और हमारे अनुप्रयोग के आधार पर। फिर इसका हम निष्कर्ष बाद में निकालते हैं। तो ज्ञान का निर्माण भी हो गया और उसका अनुभव प्राप्त भी हो गया, क्रिया, फिर उससे क्रिया भी हमारी तैयार हो गई और चिंतन विश्लेषण भी इसमें किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो ज्ञान है वो अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष के आधार पर हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इस चित्र के माध्यम से ही हमें सीखना सिखाना ज्ञान निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। हम उसमें ये सीखते हैं, सृजन कर पाते हैं, उसमें एक क्रिएटिव हमारे सामने क्रिएटिविटी आ जाती है। जो विद्यार्थी है वो क्रियाशील रहता है, हमेशा अपनी सहभागिता देने के लिए तैयार रहता है, मानसिक सक्रियता बनी रहती है, कठिनाई स्थल नहीं होता, वहां पर उसे कोई कठिनाई नहीं होती है। विद्यार्थी आनंद का अनुभव करते हैं, उसे लगता है कि मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। रचनात्मकता व जिज्ञासा भी उसे महसूस होती है और विद्यार्थी को जो शिक्षण है वो उबाऊ नहीं लगता, बल्कि उसे एक रुचि उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो विद्यार्थी अपनी मध्यस्थता भी उसमें बनाए रखता है। अब गतिविधि के आधार पर, गतिविधि वह क्रियाकलाप है जिसमें सीखने के चारों चरण, जो अभी चित्र के माध्यम से हमने देखे, चारों चरण अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग तथा निष्कर्ष शामिल होते हैं। ये चारों चरण गतिविधि में शामिल हो जाते हैं। अब गतिविधि क्यों आवश्यक है? सीखने की प्रक्रिया का जो सबसे प्रभावी माध्यम है वो गतिविधि ही होता है। खुद से सोचने, करके सीखने ये संभव हो जाता है और पाठ्य पुस्तक जो है वो थोड़ा रोचक और मजेदार बनाती है। गतिविधि से सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है और गतिविधियां बालक को अभ्यास के द्वारा दक्षता विकास के अवसर भी प्रदान कराती हैं। अब इसमें अच्छी जो गतिविधियां हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं? जो अच्छी विधियां होती हैं वो रुचिकर होती हैं, आनंददायी होती हैं और अधिकांश बालक गतिविधि में भाग ले सके, बालकों के लिए उपयोगी
होती हैं। इसमें स्वतंत्रता की अनुभूति होती है, कुछ नया करने या सोचने के अवसर भी उन्हें प्राप्त होते हैं, तो वो सृजनशील बन जाते हैं। अब चुनौती, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा की भावना भी उनमें आ जाती है। अब इतना कुछ गतिविधि, सहभागिता उनको सीखने के बाद हम ये जानते हैं कि गतिविधि के प्रकार 3 प्रकार से होते हैं। गतिविधियां मौखिक आधार पर भी होती हैं, सुनना, बोलना ज़्यादा देर तक नहीं चलता। तो उसमें कहानी है, कविता है, अनुभव है, इनकी चर्चा की जाती है। अब लिखित जो गतिविधियां हैं, उसमें सर्वेक्षण करा सकते हैं, चित्र, चार्ट बना सकते हैं, सूची बना सकते हैं, सवाल बना सकते हैं, अपने अनुभव लिख सकते हैं। तो ये हम किसी भी विषय पर सूची बना सकते हैं। तो एक मौखिक हो गया, लिखित गतिविधि हो गई, एक सामग्री आधारित गतिविधियां होती हैं। सामग्री में हमारी प्रायोगिक कार्य हैं, प्रयोग और प्रदर्शन पर आधारित कार्य हैं, मॉडल बनाना, भूमिका निर्वहन करना, इतने ये कार्य, विभिन्न प्रयोग, जैसे पदार्थों का चुंबक द्वारा पृथक्करण, उसमें हम दिखा सकते हैं कि कैसे चुंबक के आधार पर हम पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आज का विषय था, वो गतिविधि के आधार पर और सहभागिता के आधार पर कौन कौन सी विधियां हैं और किस आधार पर हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और शिक्षण को किस प्रकार प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ये हमने इस विषय में सीखा और ये ज्ञान प्राप्त हमने किया। अब इस विषय के अंत में हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण लिंक हैं, जिनके माध्यम से हम और भी इस विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने विषय वस्तु पर आधारित बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, विषय वस्तु पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहे जा सकते हैं, उन्हें हम देखेंगे। आपकी पहला प्रश्न है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण करेंगे या कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे और जब वे चाहें तब पढ़ाएंगे? तो इसका सही उत्तर है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाएगा। और दूसरा प्रश्न बनता है कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है? कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने में मौके उपलब्ध कराना, पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। और इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम जो शैलियां हैं उसके अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है आपके सामने, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधियां एक सशक्त साधन है। अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। इस प्रश्न का उत्तर होगा सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। इसका उत्तर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अब हम अगला प्रश्न जो देखेंगे वो है, यदि एक विद्यार्थी
कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है, तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है, केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। या फिर उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित हो। इसका उत्तर होगा, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? कौन सी गतिविधि है? संवाद वाली, पुरस्कार वाली, व्याख्यान के लिए या निर्देश आधारित? इसका उत्तर होगा, संवाद वाली गतिविधि बच्चों को सक्षम बनाती है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना? श्यामपट्ट में लिखते समय महत्वपूर्ण है लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है लेखन में स्पष्टता। अगला प्रश्न है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे? इसका सही उत्तर है, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। अब इन प्रश्नों के बाद आपके सामने एक प्रश्न और आ रहा है, विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है? व्याख्यान विधि के द्वारा, पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा या फिर वार्तालाप विधि के द्वारा? इसका सही उत्तर है, वार्तालाप विधि के द्वारा हम उनकी भागीदारी निश्चित कर लेते हैं। अब आपके समक्ष अंतिम प्रश्न आ रहा है, कक्षा में 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान विधि उचित होगी, सृजनात्मक क्रियाकलाप उचित होगा, समूह वार्तालाप सही रहेगा या प्रयोगशाला विधि सही होगी? तो इसका सही उत्तर है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक क्रियाकलाप सही रहेगा। तो इसका सही उत्तर हुआ सृजनात्मक क्रियाकलाप। अब इन्हीं सभी प्रश्नों के बाद आपका विषय समाप्त होता है और इसी विषय के साथ हमारा ये आज का जो पाठ था वो पूरा हुआ। अंत में धन्यवाद।